जोहार। नई बुलंदी कार्यक्रम में आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। नेट, इंटरनेट, सोशल मीडिया होते हुए अब हमारी सभ्यता कृत्रिम बुद्धिमत्ता यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आकर के अटकी हुई है। यह विकास उत्तरोत्तर जारी है। इस विकास के क्रम में हमने बहुत सारी चीज़ों को प्राप्त किया है, जीवन को आसान बनाया है, जीवन को व्यवस्थित करने का प्रयास किया है और आज पूरी दुनिया कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर आकर के एस्टैब्लिश हो रही है। कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है, यह कैसे काम करती है, इसका सकारात्मक उपयोग क्या है, ऐसे तमाम विषय पर हम चर्चा करेंगे। आज हमारे चर्चा में शामिल हो रहे हैं राजचंदन कुणाल जी। आप कृत्रिम बुद्धिमत्ता के एक्सपर्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जानकार हैं। कुणाल जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर। कुणाल जी, एक सामान्य व्यक्ति को समझने के लिए सामान्य भाषा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्या है? कृत्रिम बुद्धिमत्ता या इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई शब्द से संबोधित करें। एआई मानव की तरह, इंसानों की तरह सोचने की, समझने की और निर्णय लेने की क्षमता को विकसित करने वाला प्रोग्राम है। कंप्यूटर साइंस के एक क्षेत्र की स्टडी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसे इंसानों की तरह अलग अलग कार्य को करने की क्षमता को विकसित करने के लिए बनाया गया है, जिसमें निर्णय लेने की क्षमता, सोचने की, समझने की, सूंघने की, जैसे अलग अलग हमारे मानव के पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस से संबंधित हम अगर कोई निर्णय लेते हैं, अगर मुझे आग से जलन होती है तो मैं अपने आप को पीछे कर लूं, तो ये सारे रिफ्लेक्स एक्शन इंसानों की तरह सिमुलेशन के रूप में कंप्यूटर साइंस के ज़रिए, एक एल्गोरिदम के ज़रिए यह प्रोग्राम बनाया गया है। मतलब भावात्मक निर्णय अब मानव के अतिरिक्त भी कोई कृत्रिम चीज ले सकता है, यही कृत्रिम बुद्धिमत्ता है। बिल्कुल सर, मानव की तरह निर्णय ले सकते हैं, सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और एक ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन ले सकते हैं। और मानव से बेहतर डिसीजन लेने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप किया गया और इस साइंस को आगे और विकसित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर मशीन लर्निंग एल्गोरिदम को लाया गया। मशीन लर्निंग के ज़रिए, इन एल्गोरिदम के ज़रिए एक ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन लिया जा सकता है जो अलग अलग क्षेत्र में बहुत कारगर साबित हो रहा है पूरे विश्व में। और भारत के परिप्रेक्ष्य में एवं विश्व के जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव में आप देखें तो हर मेडिकल साइंस हो, एग्रीकल्चर हो, एक विद्यार्थी जीवन के लिए, साथ ही साथ राजनीति में जो आप देख रहे हैं आज के डेट में जो परिवेश से लोग पहुंच पा रहे हैं अपने वोटरों को जागरूक करने के लिए, तो अलग अलग परिवेश में, इवन मिलिट्री इंटेलिजेंस में भी इसकी बहुत बड़ी उपयोगिता है। और इमोशनल, यानी जीवन के विभिन्न क्षेत्र और विभिन्न दायरों में इसका उपयोग हो रहा है। बिल्कुल सर, इसका उपयोग अलग अलग दायरों में हो रहा है और भी आगे इसे डेवलप किया जा रहा है ताकि इंसान से बेहतर डिसीजन ले सकें और उससे गलतियां कम से कम गलतियां हो इंसानों की तुलना में। अच्छा, ये कुणाल जी, ये काम किस प्रकार से करता है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेसिकली डेटा एकत्रित करता है। इंसान, अगर मैं एक बात करूं, एक फील्ड, एक क्षेत्र को लेके मैं अगर बात करूं कि किसानों के लिए अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल हो तो कैसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस काम कैसे करता हो। जी। तो आप जैसे मौसम वैज्ञानिक मौसम के बारे में बताते हैं, उन मौसम का एक डेटाबेस तैयार हो और जैसे किन किन पौधों पर किसान काम कर रहा है उसकी पूरी डेटाबेस तैयार हो और किन मौसम में वो बेहतर फल दे सकता है, कीटनाशकों का उपयोग क्यों किया जा रहा है, कीटों का प्रकार क्या है, उन सारी चीज़ों का डेटा एकत्रित करने के बाद उस डेटा को एनालाइज किया जाता है और मशीन लर्निंग के ज़रिए एल्गोरिदम बनाई जाती है कि किस मौसम में कौन से फल को हम उपजाएं, कौन से सब्जी को उपजाएं। इसके लिए फार्मर को सजेशन देता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर और फार्मर उस तरीके से उस वातावरण में उस सब्जी को उपजाकर अधिक से अधिक कमाई कर सकता है। यह एक फार्मर के लिए है। इस प्रकार से मतलब डाटा को एकत्र करना, फिर उसको एनालाइज करना और फिर उस डाटा के एनालाइज किया हुआ
है उसके आधार पर सिस्टम को विकसित करता सिस्टम को विकसित करता है सर। इसमें बहुत ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन और बहुत रियल टाइम काम करता है। जैसे अगर मैं बात करूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आम जीवन में रोज़मर्रा की जीवन में हम इस्तेमाल करते हैं, जैसे एप्पल मोबाइल में सीरी सॉफ्टवेयर है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे विकसित है। जी जी। सीरी को हम सवाल पूछ सकते हैं, सीरी उसका रिप्लाई देता है। हम रास्ता पूछते हैं, रास्ता बताता है। हमारे शहर रांची में डेंटिस्ट डॉक्टर की अगर मैं सूची पूछूं तो सीरी हमें डेंटिस्ट डॉक्टर और नियरेस्ट डेंटिस्ट डॉक्टर का हमें उसकी सूची प्रदान करेगा। तो यह एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है जो हमें हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से, हमारे बिहेवियर, हमारे कंज्यूमर बिहेवियर के हिसाब से, जैसे मैं जूतों का प्रयोग करता हूं तो अगर मैं जूते सर्च कर रहा हूं जिस पार्टिकुलर कंपनी की, उस तरह की जूतों का दुकान कहाँ है इसका मुझे सीरी जवाब देगा। और अगर मैं रास्तों की बात करूं, वॉइस असिस्टेंट, और आज के डेट में आप एंड्रॉयड मोबाइल में देखते हैं वॉइस असिस्टेंट है जिसमें आप बोलचाल की भाषा में आप उनसे बोलेंगे और वो आपको रिप्लाई करके बताएगा कि कौन सा रास्ता ओपन है, कौन सा रास्ता में ट्रैफिक है। और ये बहुत रियल टाइम होता है और इसकी सैटेलाइट इमेजिंग भी होती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर के जरिए ये सारे कंट्रोल्ड होते हैं। आज दिन के 12:13 में कौन सा रास्ता क्लोज है, कौन सा नियरेस्ट रास्ता है, वो आपको ले जाएगा। तो ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अच्छा कुणाल जी, इसका व्याप अगर हम देखें, विस्तार कहाँ कहाँ तक इसकी पहुँच कहाँ कहाँ तक हो रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक आम इंसानी जीवन से जुड़ा हुआ और एक व्यापक अगर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग पूरे वैश्विक लोगों की चिंता है, पूरे विश्व के लोगों की चिंता है। उसके रोकथाम के लिए भी और उसकी स्टडी के लिए, उससे जुड़े रिसर्च के लिए भी इसका इस्तेमाल हो रहा है। मिलिट्री इंटेलिजेंस में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए, और ख़ास करके कि दुश्मनों के खुफिया इंफॉर्मेशन को सूत्रों से एकत्रित करके उस पर जो डिसीज़न लिया जा सकता है। जैसे वीपन्स, आज के डेट में ऑटोमेटेड वीपन्स आ गए हैं कि अगर दुश्मन रात को 12 बजे भी हमला अगर कर रहा है और हमारे सेना उससे अगर रूबरू नहीं भी है, विज्ञ नहीं है, अनभिज्ञ है, तो भी वो ऑटोमेटेड वीपन वो अपना काम करेगी और वो बिना इंसान के इंटरवेंशन से, बिना इंसान रहित वीपन वो अपना काम करेगी। सैटेलाइट में सैटेलाइट जो आज बहुत सारे इंफॉर्मेशन एकत्रित कर रही है मौसम से संबंधित, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसे फार्मर्स तक पहुंचा रहा है। तो एक देश का ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर, किसी भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ाने से लेकर, एक वैश्विक स्तर पे रिटेल इंडस्ट्री कैसे चीज़ों को, अपनी सामान को बेचे, कौन सा सामान का डिमांड है कि शहर में, इन सारी डेटा पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की पकड़ मजबूत हो चुकी है और इसका इस्तेमाल हो रहा है। और आने वाले समय में अभी सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होना, जो अभी थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव में है, सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसका भी इस्तेमाल होना है। अभी हम लोग नैरो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं, जनरल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की इस्तेमाल होने लगी है और बस कुछ ही समय में, अगले दशक में आप देखेंगे सुपर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें शहरों पे, चौक चौराहों पे ट्रैफिक पुलिस और ट्रैफिक सिग्नल लाइट्स की समस्या से हमें निजात दिलाएगी। अच्छा, एक बड़ा ही सामान्य सा प्रश्न है, हालांकि ये बड़ा प्रश्न भी है। एक सामान्य व्यक्ति के जीवन को किस प्रकार ये आसान बना रहा है? सामान्य व्यक्ति के लिए क्या उपयोग है इसका? ऐसे आपने बताया कि भाई मिलिट्री में हो रहा है, किसान में हो रहा है, लेकिन ये तो सब जान रहा है, लेकिन हमारे लिए, आपके लिए, इनके लिए, उनके लिए कैसे उपयोग में ये आ रहा है? ऐसे हम लोग मोबाइल का तो उपयोग कर ही रहे हैं। जी। आज के डेट में सर विद्यार्थी जीवन के लिए सबसे बड़ी इसकी ज़रूरत है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की। विद्यार्थियों को आए समय उनको रिसर्च वर्क में बहुत सारे चीज़ों को, डेटा को एकत्रित करना पड़ता है और फिर से उन पर एक ऑर्गेनाइज रिसर्च उनको आगे कैरी करना होता है। फिर उनको उस पर आर्टिकल राइटिंग, क्रिएटिव राइटिंग करना पड़ता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप देखेंगे कि क्रिएटिव राइटिंग, जो कंटेंट राइटिंग है, उसमें बहुत बड़ा इस्तेमाल है कि आज चैट जीपीटी की इस्तेमाल हो रही है। 200-300 पेज का अगर कोई आलेख लिखना हो तो कम समय में वो चैट जीपीटी से वो आलेख तैयार किया जा सकता है
और वो प्योर फॉर्म है उस आलेख का जो वो प्रस्तुत कर सकते हैं अपने रिसर्च वर्क के लिए। यह एक विद्यार्थी जीवन के लिए है। आम जीवन में हमारे आपके लिए जो आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इस्तेमाल हो रहा है कि हम कम समय में अपना डेस्टिनेशन पे कौन से रूट से पहुँचें, एक तो हमारे ट्रांसपोर्टेशन के लिए, हमारे रोड सेफ्टी के लिए इस्तेमाल हो रहा है कि आज सरकारें रोड सेफ्टी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरा का इस्तेमाल करके वार्निंग जनरेट कर रहे हैं, हूटर बज रहा है सड़कों पे, तो इन चीज़ों का इस्तेमाल हो रहा है। आप एक महिला के लिए आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल घर के पूरे सिस्टम को इंटेलिजेंस सिस्टम से जोड़कर घर की सिक्योरिटी को बढ़ाने में भी किया जा सकता है। आप यहाँ बैठे हुए अपने मोबाइल पे आप ये देख सकते हैं कौन गेस्ट आपके घर पे आए हैं और वो उनको कौन सा पार्सल ड्रॉप करना है या वो किनसे मिलने आए हैं, वो आप सारा यहाँ से उनके साथ संवाद कर सकते हैं घर में बिना रहे हुए भी। तो एक आम जीवन में भी इस तरीके का इस्तेमाल हो रहा है। किसानों के लिए मैंने बताया कि किसान भी एक कम पढ़े लिखे किसान भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन पर जाके और अपने शहर के लिए, गांव के लिए, अपने ज़मीन के लिए कौन सबसे अच्छी फसल उनको पैदावार देगी, नियरेस्ट मार्केट कहाँ है, कैसे उसको मार्केट करें, विपणन कैसे करें, इन चीज़ों का आज ऐप के ज़रिए वो कनेक्ट हो सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT बेस्ड फार्मिंग हो रही है जहां वो टाइमिंग वो खुद ही पता है उनको कि कितने बजे हमें इसे सिंचाई करनी है, क्या टेम्परेचर सेट करना है उस पोली हाउस के अंदर। तो IoT बेस्ड फार्मिंग आज इन चीज़ों का भी डिमांड आज की डेट में काफ़ी इस्तेमाल हो रहा है। तो आम जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बच्चों के मनोरंजन से लेकर विद्यार्थी जीवन से लेकर आम लोगों के रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। शिक्षा है, सुरक्षा है, स्वास्थ्य है, पर्यटन है, यातायात है, इंफॉर्मेशन है, बिल्कुल तो तमाम चीज़ों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहीं ना कहीं प्रवेश है। बहुत काफ़ी इसका इस्तेमाल आज के डेट में स्वास्थ्य क्षेत्र में हो रहा है। आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि कोरोना में जब कोविड-19 जब पीक पे था तो हज़ारों मरीज़ों के सैंपल कलेक्ट करने के बाद उस पर रिसर्च किया गया, उस डेटा को फीड किया गया कि वायरस जो वायरस है वो किस प्रोटीन से बना है और उसके लिए जो एंटीवायरस बनानी है वो किस स्तर पे बनानी है ताकि उसको आसानी से म्यूटेट किया जा सके। ये सारा एप्लीकेशन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड एप्लीकेशन पे आधारित कोरोना वायरस की वो जो वैक्सीन बनाई गई और इसके ज़रिए आज वो इंसानी जीवन के लिए बहुत कारगर साबित हुआ। वैक्सीन्स पूरे दुनिया में आज मेडिकल साइंस में रिसर्च किया जा रहा है कि कौन सी बीमारी के लिए क्या प्रिकॉशन के लिए भी और क्योर के लिए भी मेडिकल साइंस में इसका दोनों इस्तेमाल किया जा रहा है और इस पे एडवाइजरी जारी हो रही है कि इन तरीके की बीमारी और इस तरीके का अगर कोई पैंडमिक है, एपिडेमिक है तो उसके रोकथाम के लिए आप यह कर सकते हैं और अगर कोई बीमारी होने के बाद उस पर ऑर्गेनाइज्ड डिसीजन लेकर दवाइयों कौन सी दवाई आपके लिए इस शरीर के लिए इस पर्टिकुलर बीमारी के लिए बेहतर होगा वो आज मेडिकल साइंस में लोग इजाद कर रहे हैं। अच्छा कुणाल जी, संभावनाएं और क्या क्या हैं इसमें? जैसे आपने कहा ना कि एक अभी नैरो और फिर जो वो दूसरा कोई आ रहा है, और क्या क्या संभावनाएं हैं इसमें? हमारी संभावनाओं को पंख दिया है टेस्ला कार ने, जिसमें आप देखेंगे कि मैनलेस ड्राइविंग हो रही है। तो बहुत सारे लोगों की ये भी आशंका है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से नौकरियां चली जाएंगी। वही दूसरा क्वेश्चन मेरा वही था जिसको आपने पहले ही व्याख्या कर दी है। तो नौकरियां जाएगी ऐसा लोगों की आशंका है। आपको बताऊं कि 80 के दशक में जब कंप्यूटर का जो हिंदुस्तान में जब कंप्यूटर आए थे, इंट्रोड्यूस हुआ, उस वक्त भी लोगों को ये आशंका थी कि कंप्यूटर आने से हमारी नौकरियां चली जाएगी, लेकिन नौकरियों की दायरा बढ़ती गई, स्किल लेवल बढ़ता गया कि किस तरीके के कौशल के लोग का ज़रूरत है। आज के डेट में सबसे बड़ी आशंका थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद ब्लू कॉलर जॉब्स चले जाएंगे। ब्लू कॉलर जॉब्स मतलब वैसे जॉब जो मैकेनिकल जॉब हो, रिपीटेड जॉब हो, जो डेली एक तरह का मोनोटोनस जॉब है, वो जॉब चले जाएंगे। लेकिन सबसे पहला, और ब्लू कॉलर जॉब्स के ऊपर आते हैं वाइट कॉलर जॉब्स, वाइट कॉलर जॉब्स के ऊपर आते हैं क्रिएटिव जॉब्स, जैसे ग्राफिक्स डिजाइनर का जो जॉब है, कंटेंट डेवलपर का जो जॉब है,
ये चले जाएंगे। लेकिन आप देखेंगे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से सबसे पहले इनकी ग्राफिक्स डिज़ाइनर की, जो आज ग्राफिक्स बनाने की ज़रूरत पड़ती है, अलग अलग प्रयोगों में ग्राफिक्स का इस्तेमाल होता है, तो वो ग्राफिक्स सबसे पहले कंटेंट राइटर, ग्राफिक्स डिज़ाइनर, इनकी कम ज़रूरत पड़ती है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये खुद कर लेता है और वाइट कॉलर जॉब्स में भी इसके इस्तेमाल होने लगे हैं। तो सबसे पहले ब्लू कॉलर जॉब्स सुरक्षित है अभी भी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से यह भले ही है कि लगभग 50% नौकरियों का स्वरूप बदलेगा, लोग को स्किल सेट, उनकी कौशल स्तर पे क्षमता जो है वो क्षमता दूसरे टाइप की विकसित होगी, दूसरे टाइप की विकसित होगी और उसमें उनको उसमें अपडेट होगा, उनके स्किल में अपडेट करना होगा उनको आने वाले समय में। नौकरियां एक जैसे आप देखेंगे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में, तो आज रोबोटिक्स लिम्स जो है, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस और रोबोटिक्स लिम्स जो है मशीनों के पार्ट पुर्जे बनाते हैं, जो पहले इंसानी हाथ बनाया करते थे। तो इस तरीके से अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से वो मशीन बन रही है और लोग उस तरीके की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन बना रहे हैं, ना कि वो हजार्डस जॉब से भी बचेंगे। और इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के प्रॉस एंड कॉन्स हैं। इसके इस तरीके से लोग जॉब्स में आगे विकसित होंगे और आगे अपना जॉब हाइब्रिड स्किल सेट में लाएंगे। मतलब इस क्षेत्र में संभावनाएं तो अपार हैं जी, लेकिन वही जो मैंने एक प्रश्न जिसकी आपने व्याख्या की कि इससे जॉब जाएंगे नहीं, इससे जॉब में परिवर्तन हो सकता है, स्वरूप बदल जाएगा। तो ये जो संभावनाएं बनती है स्वरूप बदलने की, वो कौन सा स्वरूप बदलेगा, किस प्रकार का स्वरूप बदलेगा? छोटा सा भी एक, जैसे मैं आज बताऊं कि मैं आज खुद गाड़ी ड्राइव करके आया जी। तो आज मेरी अटेंशन गाड़ी ड्राइव करने में थी, तो मैं एक ही तरह का जॉब कर पा रहा था, गाड़ी ड्राइविंग की उस वक्त, और मैं दूसरा फोकस नहीं कर पा रहा था। लेकिन जब जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पीक पे होगा, आने वाले 2040-2050 की कल्पना करें, तो सड़कें टेक्नोलॉजी से लैस होगी, रोड सेफ्टी बहुत पीक पे होगा, और टेस्ला जैसी कार जहां ड्राइवर लेस कार में मैं बैठ के आऊँगा तो मेरा समय बचेगा और मैं उस समय में कुछ और प्रोडक्टिव, कुछ बेहतर प्रोडक्टिव काम कर सकता हूं। अभी मेरा समय कार ड्राइविंग में अगर 1 घंटे जा रहा है प्रतिदिन ऑफिस जाने और ऑफिस आने के क्रम में, यह समय बचेगा। तो यह स्वरूप बदल रहा है, हमारी प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करेगा। पहला तो यह है। दूसरा कि जॉब, नेचर ऑफ जॉब्स चेंज होंगे। जो ड्राइवर कार ड्राइविंग करता था, अब उस ड्राइवर को अगर हम टेक्नोलॉजी पे सिखाएं, टेक्नोलॉजी पे उसे लाएं, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन्स को इन्वेंट कर सकता है, उसे ऑप्टिमाइज़ कर सकता है, उसे इंस्टॉल करने के लिए वो सीख सकता है। तो जो ड्राइवर एक ही स्किल जानता था, ड्राइविंग स्किल, वो आज टेक्नोलॉजी IT स्किल्स में भी पारंगत होके वो या उसके बच्चे आगे अपने करियर को शेप कर सकेंगे। तो जॉब का स्वरूप बदलेगा, जॉब्स तो रहेंगे और स्किल लेवल, अभी जैसे अगर स्किल को हम देखें, कौशल विकास को, तो 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, स्किल लेवल 1, 2, 3, इस तरीके से स्किल के लेवल्स हैं। तो अभी इंडिया में अगर 60% लोग मान के चलें कि अनऑर्गेनाइज या सेमी स्किल्ड जॉब को कर रहे हैं, तो उस समय हाईली स्किल्ड लोगों की ज़रूरत होगी और देश उस हाईली स्किल्ड के रेस में आ रहा है और हिंदुस्तान भी आ रहा है। बिल्कुल। एक छोटा सा अब एक इस क्षेत्र में आप कैसे पहुँचे, एक पर्सनल है ये। हाँ सर, बेसिकली मैं सूचना तकनीक से मेरा लगाव इंटरमीडिएट से डेवलप हुआ। हमारी 96 में मैंने पहले बार कंप्यूटर को छुआ और कंप्यूटर से लगाव, चूँकि उस वक्त कंप्यूटर बहुत रेयर छूने को मिलता था कंप्यूटर लैब में, तो 96 ऑनवर्ड्स जब 10th किया तो लगा हुआ कि मैं इंटरमीडिएट में कंप्यूटर साइंस लूँ। कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की और रांची सेंट जेवियर्स कॉलेज से मैंने स्नातक किया। स्नातक करने के उपरांत मुझे टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज में प्रथम कार्य करने का अनुभव हुआ, जहाँ पे मैं एज एन इंजीनियर वहाँ पे काम किया। आज मैं इंजीनियर्स रिक्रूट करता हूँ, ट्रेन करता हूँ और हमारी कंपनी के माध्यम से वो बच्चे आज मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख रहे हैं और पाइथन प्रोग्रामिंग सीख रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सीख रहे हैं HCL टेक बी करियर प्रोग्राम के ज़रिए। और इस तरह से हम IT इंडस्ट्री में पिछले लगभग 15 वर्षों से IT इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं
और मुझे अच्छा लग रहा है कि एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री में मैं अपना योगदान दे पा रहा हूँ। इसमें जो संभावनाएं तो बहुत है, अगर ऐसा हम प्रश्न करें कि कुछ निगेटिविटी भी है इसमें, बिल्कुल, तो उसको कैसे हम फूल पे, यानी उसको कैसे, उससे हम कैसे लड़ सकते हैं इसमें? बिल्कुल है सर। हाल में ही गूगल के CEO मिस्टर सुंदर पिचई का भी एक स्टेटमेंट आया था, जहां उन्होंने कोट किया कि जिस तरीके से आग का आविष्कार आंदोलनकारी आविष्कार रहा, वैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी इस्तेमाल बहुत रिवोल्यूशनरी है। और जिस तरीके से आग का इस्तेमाल अच्छे और बुरे के लिए किया जा सकता है, ठीक उसी प्रकार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम भी अच्छे और बुरे के लिए किया जा सकता है। जैसे आप समझ लें कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम रॉबरी सिस्टम को डेवलप कर दें तो बैंकों में डकैती आसान हो जाएगी। अगर हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल अगर उसमें हम सेंधमारी या हैकिंग को बढ़ावा दें तो रोड सेफ्टी से रोड में चलने वाली गाड़ियों के डेटा लीक हो सकते हैं और इससे लोगों को जान माल की नुकसान हो सकती है। बिल्कुल। मिलिट्री इंटेलिजेंस में एंटी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, जहां ऑटोमेटेड वीपन्स बना के वो हमारे देश की सुरक्षा पर आघात कर सकते हैं। इसमें आज आप देखेंगे रिसर्च वर्क में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल निगेटिव डायरेक्शन में। प्लेगियरिज्म एक वर्ड है जहां वो कॉपी पेस्ट चलता है और इंटरनेट रिसर्च करके वो चीज़ें करते हैं विद्यार्थी, जहां वो कॉपी करते हैं किसी के किए हुए रिसर्च वर्क पे। तो प्लेगियरिज्म को पकड़ने वाली मशीन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आया, लेकिन ड्रॉबैक इसका नेगेटिव साइड ये है कि इस तरीके की प्लेगियरिज्म को भी ना पकड़ी जाए और लोग उसका इस्तेमाल कंटेंट का, दूसरे के लिखे हुए कंटेंट का इस्तेमाल विद्यार्थी अपने नाम के साथ कर सकते हैं और उसमें थोड़े चेंज करके। तो इस तरह से इसका प्रॉस एंड कॉन्स दोनों है। नेगेटिव पहलू एक यह भी है कि अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने लगे तो हम मशीनों पर निर्भर हो जाएंगे, संवेदनाएं लोगों की कम होगी और आज जो हमारे अंदर इमोशन है, भावनाएं हैं एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के प्रति, या लगभग मशीनों की तरह हम बिहेव करने लगेंगे, क्योंकि हमारी निर्भरता मशीनों पे ज़्यादा बढ़ चुकी होगी। हमारी मेमोरी आज मैं खुद में महसूस करता हूं कि जब मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल में नहीं करता था तब हमारे पास ज़्यादा याददाश्त हमारी मजबूत थी और हम ज़्यादा एड्रेस याद रख पाते थे, मोबाइल नंबर्स या टेलीफोन नंबर्स याद रख पाते थे। जैसे जैसे मोबाइल फ़ोन्स आते गया हम मोबाइल पे निर्भर हो गए, हमारी मेमोरी उस पर निर्भर हो गई। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद हमारी निर्णय उस पर निर्भर हो जाएगी। आज हम अपना निर्णय खुद लेते हैं कि हम कौन से सड़क से जाएं कि जल्दी पहुंच जाएंगे, कहाँ कम ट्रैफिक होगी, लेकिन कल हम अपने डिवाइस से पूछ कर चलेंगे तो हमारी निर्भरता उस पर बढ़ेगी, हमारी संवेदनाएं घटेगी। अच्छा, इसमें एक और प्रश्न है, क्या संभव है कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कब्जे में चले जाएं, पूरी मानवता, जैसा सोचा जा रहा है, विचार किया जा रहा है? बिल्कुल सर, कहीं कहीं बड़े बड़े लेख लिखे जा रहे हैं आजकल इस विषय को लेकर के। बिल्कुल सर, इस पर बहुत गंभीर चिंतन का समय है और इसी कारण जोफ्री हिंटन साहब जो गूगल कंपनी में बहुत बड़े पद पे वो कंप्यूटर साइंटिस्ट थे, उन्होंने मई 2023 में रिज़ाइन किया और उन्हें गॉड फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहा गया और उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बहुत आविष्कारक काम किया है उन्होंने आज रिज़ाइन करके इस पर जागरूकता फैलाने के लिए इसका इस्तेमाल पॉजिटिव डायरेक्शन में कैसे किया जा सकता है, कितना बेहतर किया जा सकता है, इसकी जागरूकता फैलाने के लिए आज विश्वव्यापी वो सम्मेलन कर रहे हैं, कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं और ये चीज़ों को ये कर रहे हैं ताकि लोग इसके कब्जे में ना चले जाएं। लोग इंसानी जीवन कम से कम भगवान का ऊपर वाले का बनाया हुआ सबसे विराट स्वरूप, सबसे बेस्ट गिफ्ट है, इसको प्रिजर्व कर सकें और उस मशीन की इस्तेमाल वहीं हो जहाँ पे उसका ज़रूरत हो। आज संवेदनाएं अगर लोगों की ख़त्म हो जाएगी तो आपस में भाईचारगी ख़त्म हो जाएगी, समाज का ताना बाना ख़त्म हो जाएगा और यह पूरा प्रारूप जो है प्रकृति का यह डिस्टॉर्ट हो सकता है, यह बिगड़ सकता है, संतुलन बिगड़ सकती है। तो इस बैलेंस को बनाए रखने के लिए कितना इस्तेमाल ज़रूरी है और इसका रोकथाम, इसके दुरुपयोगों का रोकथाम के लिए पॉलिसी का कितना ज़रूरी है, देश इसकी पॉलिसी बनाए, इससे रिलेटेड लॉ मेकर्स इसकी चर्चा करें, इस पे एक्ट्स आएँ, इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ आएँ और कैसे इसको रेगुलेट करें
ताकि इसका इस्तेमाल आज डीप फेक फोटोज़ का इस्तेमाल हो रहा है, वीडियोज़ का इस्तेमाल हो रहा है, और डीप फेक से लोग परेशान हैं, उनकी प्राइवेसी और उनकी जीवन, उनका सामाजिक प्रतिष्ठा, कई लोगों का जीवन बर्बाद हो रहा है, जीवन बर्बाद हो रहा है। तो ये चीज़ आज जो चीज़ें हो रही है, इस पे उचित कानून का भी आना ज़रूरी है, और इस तरह से लोगों में संवेदनाएं भी आनी ज़रूरी है। जागरूक होंगे लोग तो संवेदना भी होगी। अब जागरूकता की कमी के कारण कई लोग गलतियां भी कर जाते हैं, तो इसमें रेगुलेटरी बॉडीज़ भी हों, हिंदुस्तान में हो, पूरे विश्व में हो, अलग अलग देशों में हो, तो इस पे लोग काम कर रहे हैं। और जॉफ्री हिंटन जिनका मैंने नाम लिया, वो इस पे काफ़ी काम आगे, गूगल से एज ए कंप्यूटर, अब वो आगे और आविष्कार नहीं करना चाहते इसमें, अब वो इसके रोकथाम के लिए आगे बढ़ रहे हैं। बहुत अच्छा, आप कुणाल जी हमारे स्टूडियो में आए, आपका बहुत बहुत आभार। आपने कई ऐसे विषयों पर चर्चा की जो आम लोगों के समझ में भी नहीं आती है बातें, लेकिन आपने बड़ी गंभीरता से बात को रखा। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही विषय पर हम आगे भी चर्चा करते रहेंगे, दर्शकों के बीच में आते रहेंगे। तब तक के लिए अपनी टीम के साथ विदा लेते हैं। जोहार, नमस्कार।